Right, so this is day 8 of PT 365 discussion of environment और next topic से हम लोग start करें which is wetland, coastlands and ocean। इसमें पहला topic देखो, first international treaty to protect the high seas। So UN has adopted world's first international treaty to protect the high seas। इनिशियली जब हम लोगों ने पीटी स्टार्ट किया था ये एनवायरनमेंट का, तभी हम लोगों ने हाई सीज के बारे में डिस्कस किया था। ये बेसिकली वो पार्ट है ओशन का जो कि किसी एक कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता एंड इट इज़ कंसिडर्ड द ग्लोबल कॉमन। हम लोगों ने इनिशियली भी डिस्कस किया था। तो उस ग्लोबल कॉमन को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब एक टर्म इस्तेमाल होता है, ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल कॉमन। मतलब जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है ना। कभी कभी होता है घर में आपने सब लोगों को बोला कि इस काम के बारे में याद दिला देना, राइट? तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ कोई ना कोई याद दिला देगा और अल्टीमेटली फिर कोई याद नहीं दिलाता है। दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल कॉमन। ठीक है, ये जो जब सब चीज लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर हो जाती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं बचती और इस ऐसे सिचुएशन में वो डिग्रेड होता है, राइट? तो हाई सीज किसी एक कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता और दैट रीज़न उसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी बराबर जिम्मेदारी है, इसीलिए ग्लोबल कॉमन कहलाता है। बट क्योंकि ग्लोबल कॉमन है तो उसके साथ ये जो फिनोमेना है कि जहाँ पे कोई केयर नहीं करता उसका इंडिविजुअली, जिसके कारण वो डिग्रेड होता है, तो उस डिग्रेडेशन से रोकने के लिए ये जो ट्रीटी थी ये बनाई गई थी। दिस ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन द मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन विच बेसिकली मीन्स हाई सीज। तो एक ट्रीटी है ये हाई सीज के लिए, जिसके अंदर हम लोग एक स्टीवर्डशिप मतलब एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे ओशन को यूज़ किया जाए फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, राइट? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए जिससे फ्यूचर जनरेशन जो है उनके जो नीड्स हैं ओशन से निकलने वाली वो हार्म ना हो, राइट? तो दिस ट्रीटी वॉज अडॉप्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज। ठीक है, इस बॉडी के बारे में तो कई बार पढ़ा होगा। तो जो हाई सीज में अगर या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं उसको रिकग्नाइज कौन करता है, तो वो ये बॉडी करती है, यूएन क्लॉज। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अभी जो ट्रीटी है ऑन द हाई सीज दिस वुड बी लीगली बाइंडिंग इन द नेचर, यानी जो भी कंट्रीज इसके अंदर पार्टी बनेंगे इस ट्रीटी के अंदर उन्हें अबाइड करना पड़ेगा टू दिस ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी है दिस विल कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर 60 कंट्रीज हैव रैटिफाइड दिस ट्रीटी। मतलब अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में जब 60 कंट्रीज इसे इनकॉपरेट कर लेंगे तो फिर ये फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, तो इसमें आपको पता ही है कि हमारे जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है उससे अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक जाएं, ठीक है, ये टेरिटोरियल बाउंड्री जहाँ पे अपनी कोस्ट लाइन चालू हो जाती है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास टेरिटोरियल सी होता है। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स इस टेरिटोरियल सी, उस टेरिटोरियल सी के आगे 24 नॉटिकल माइल्स हम लोग और आगे जाते हैं तो फिर हमें कॉन्टिग्यूस जोन मिलता है। यहाँ पे कुछ जो लॉज हैं उस स्टेट के वो लग सकते हैं एंड हमारा जो टेरिटोरियल सी है उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल जाते हैं तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, जहाँ पे जो कंट्री है जिसका जुरिडिक्शन है इस रीजन के अंदर केवल उसके पास इकोनॉमिक राइट है, इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल राइट नहीं लगेगा। ठीक है, टेरिटोरियल सी के अंदर सारे पॉलिटिकल टेरिटोरियल इकोनॉमिक सारे राइट्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो 200 नॉटिकल माइल्स है वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है यूएन क्लॉज से और उसके बाद आप कुछ इकोनॉमिक राइट्स जो है वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बियॉन्ड जो हमारा रीजन है दैट इज कॉल्ड द हाई सीज। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है दैट इज द रीजन ऑफ हाई सीज या ओशंस। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। अब हाईलाइट्स देख लेते हैं ट्रीटी का। तो एक तो ये स्ट्रेंथन करेगा रेजिलियंस और पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल को भी इनकॉपरेट करेगा। रेजिलियंस किसकी इन्हांस करेगा, तो ऐसी कंट्री जो कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस है विच आर सफरिंग ड्यू टू इश्यूज क्रिएटेड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो उनका रेजिलियंस हम लोग बढ़ाएं। और साथ में कोई कंट्री जो कि हाई सीज को पॉल्यूट कर रहा है तो उसके लिए करस्पॉन्डिंगली उसे कुछ पेनल्टी पे करना पड़ेगा विच वुड बी प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूशन डन, राइट? इसके अलावा एक मैकेनिज्म भी रहेगा टू सॉल्व द डिस्प्यूट, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को हम टैकल करेंगे, ओशन एसिडिफिकेशन को टैकल करेंगे। ठीक है, तो ओशन एसिडिफिकेशन एक टर्म है जो कि बार बार यूज़ होता रहता है। यूपीएससी ने भी इसमें 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हुए, तो अपने को पता होना चाहिए ओशन एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है। बिकॉज एनवायरमेंट में जो CO2 का कंसनट्रेशन है वो बढ़ रहा है
जब वो CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो उसका ओशन एब्जॉर्प्शन करने लगता है, और ओशन जब CO2 को एब्जॉर्ब करता है तो उससे एक वीक एसिड बनाता है जिसे हम बोलते हैं वीक कार्बोनिक एसिड। ठीक है, वीक कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से ओशन का जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ओशन इज बिकमिंग एसिडिक इन नेचर। राइट। तो यूपीएससी ने इसके बारे में 2-3 सवाल पूछे हुए हैं, जैसे ठीक है, ये वाला देख लेना, मतलब ये डायरेक्टली इससे लिंक नहीं है, बट कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। राइट। सो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जिसके अंदर हम एक ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे हम लाइम को अगर पानी में मिला दे ओशन वाटर में, तो उससे उसका जो एसिडिफिकेशन है वो कम हो जाएगा। राइट। सो ऐसा एक क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन देख सकते हो, इंक्रीजेज द एल्केनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम। राइट। सो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए इसके अराउंड, तो पता होना चाहिए ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट देखो, इसमें राइट्स हम लोग रिकग्नाइज करते हैं ऑफ द इंडिजीनियस एंड द लोकल पीपल, जो अब ओरिजिनल या फिर जो ट्राइबल पीपल है उनके भी राइट्स रिकग्नाइज करने। इसके साथ साथ अगर उससे कोई बेनिफिट अराइज होता है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करता है। प्लस फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मतलब अगर कोई हाई सीज के अंदर कोई साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है तो उसको फ्रीडम है पूरा। राइट। दिस ट्रीटी ऑल्सो एम्स टू एस्टैब्लिश लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन द इंटरनेशनल वाटर। इससे पहले हम लोगों ने एक एंटार्क्टिक ट्रीटी भी देखी थी, वो भी अगेन इसी के अराउंड कुछ बात करती थी, बट दैट वाज लिमिटेड टू द एंटार्क्टिक रीजन ओनली। अब ये वाला जो ट्रीटी है इसके अंदर हम हाई सीज के अक्रॉस मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी जो कि हर साल या किसी भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अलॉन्ग मीट करेगी, और इसके जो भी मैंडेट था उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटी ऑन हाई सीज। ये पता होना चाहिए किसने बनाया था, UNCLOS ने। ये ट्रीटी बनाया है, और 60 कंट्रीज जब इसे रेटिफाई कर देंगे, 60 कंट्रीज, तो फिर ये फोर्स में आ जाएगा। आगे चलते, नेक्स्ट देखो कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। ये भी अगेन यूपीएससी ने कोरल रीफ के बारे में हर 2-3 सालों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा था बायो रॉक के बारे में। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न ये कोरल रीफ वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये जो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है, इन्होंने लॉन्च किया है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप में ये कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च किया। अब कोरल रीफ ब्रेक थ्रू में हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग, हमारा एम है टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ नियरली ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। ठीक है, तो प्लेस पता होना चाहिए किस टाइप की कोरल्स की बात हो रही है, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स की बात हो रही है। राइट। इसके अलावा इसके अंदर एक एक्शन प्लान है जिसमें हमें कुछ टारगेट अचीव करने हैं, जैसे मिटिगेट करना है लोकल जो कॉजेज है ऑफ द पॉल्यूशन विच इज रिजल्टिंग इन द कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन या कोरल रीफ ब्लीचिंग। ठीक है, इसके अलावा ब्लास्टर करना है रेजिलियंस बेस्ड कोरल रीफ कंजर्वेशन एफर्ट बाय अलाइनिंग देम विद द ग्लोबल कोस्टल प्रोटेक्शन टारगेट्स इंक्लूडिंग 30/30। तो 30/30 हम लोग, आप लोगों को याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और आपको पता है जैसे ही आईची टारगेट्स का 2020 में टाइमलाइन खत्म हो गया था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें नए टारगेट्स चाहिए थे। फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया है, और जिसके अंदर एक 30/30 करके हम इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसमें 30% लैंड एरिया और 30% कोस्टल या मरीन एरिया जो है उसे कंजर्व करना है बाय द ईयर 2030। तो उसके अंदर हम इसी टारगेट को फुलफिल करेंगे अंडर द कोरल रीफ ब्रेक थ्रू प्रोग्राम। ठीक है, ये 30/30 में जो कोस्टल इकोसिस्टम या उसका बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है, उसमें हम कोरल्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे। राइट। इसके अलावा सिक्योर करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट $12 बिलियन बाय द ईयर 2030 बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है इसमें पता होने चाहिए। अब देखो, कोरल रीफ्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो कोरल्स बनते कैसे हैं? दीज आर मरीन इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स विद हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट है मतलब इनकी कोई वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इन ऑर्गेनिजम्स की, और बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और टाइनी इंडिविजुअल कोरल्स को हम बोलते हैं पॉलिप्स। तो क्या करते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, धीरे धीरे जब साथ में रहते हैं तो ये मर जाते हैं। राइट, एक लेयर छोड़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर नए कोरल जो है वो डिपॉजिट होते हैं, वो धीरे धीरे मर जाते हैं, और ऐसे ऐसे एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो डेड है वो अंदर की तरफ होते हैं और जो न्यू
कोरल्स है वो जनरली बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्हें कोरल रीफ्स को दीज आर कॉमनली रिफर टू एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। और रीज़न क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ये पता होना चाहिए। फिर कहाँ पे मिलते हैं? तो अपने को पता होना चाहिए, एक तो मिलता है शैलो ओशन के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं मिलेगा, इसे सनलाइट चाहिए एम्पल, और ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, ट्रॉपिकल, शैलो वाटर, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं चाहिए, पानी जो है स्टेबल काम कंडीशन में होना चाहिए, राइट। तो ये सब कंडीशन जहाँ पे मीट होगी वहीं पे आपको जनरली ये कोरल पॉलिप्स देखने को मिलेंगे। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो, मतलब हमारे पास ऐसी भी कोरल्स देखने को मिलती है जो कि काफ़ी डीप ओशन में है और टेम्परेट रीजन में मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे कोस्ट के आसपास भी हमें मिलती है, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब ये जो कोरल्स है दे लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशन विद अनदर ऑर्गेनिज्म, तो कोई नाम बता सकते हैं क्या नाम है उस ऑर्गेनिज्म का जिसके साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं? जूजैंथली। करेक्ट, जूजेंथली के साथ बेसिकली सिम्बियोटिक रिलेशन में रहते हैं। और जूजेंथली है क्या? नहीं आइडिया? एल्गी है, ठीक है, याद रखना, जूजेंथली इज एन एल्गी। अब सिम्बियोटिक रिलेशन है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो एल्गी क्या काम करता है? एल्गी आपको पता है फोटोसिंथेसिस करता है ना? एवरीबडी नोज कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये खाना प्रोवाइड करेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, ठीक है। और कोरल क्या काम करता है? तो कोरल बेसिकली इसको जगह प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे ये रह सकता है, ठीक? तो स्पेस या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशन है जिसमें एल्गी इसको खाना प्रोवाइड कर रहा है और कोरल इसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है, स्ट्रेस मतलब इनके एनवायरनमेंट में सपोज कोई चेंज हो गया, सपोज पॉल्यूशन आ गया, तो ऐसे में स्ट्रेस कंडीशन आते हैं और फिर क्या होता है, कोरल में से एल्गी जो है भाग जाती है। और जब भाग जाती है तो फिर क्या होता है, कोरल्स धीरे धीरे वाइट हो जाते हैं। इसको, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो अभी ओशन एसिडिफिकेशन से, क्लाइमेट चेंज से, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ओशन का, इन सब कारणों से, प्लस पॉल्यूशन, इन कारणों से कोरल ब्लीचिंग काफ़ी लार्ज स्केल में हो रही है, राइट। फॉर दैट रीज़न ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ इसमें याद रखना, ये जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जो आपको कोरल रीफ्स है ये जनरली आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मालदीव्स, फिजी और पापुआ न्यू गिनिया, इन रीजन्स में देखने को मिलेगी। करेबियन में भी देखने को मिलती है। तो ये सारे रीजन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, राइट। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप में भी हमें ये जो कोरल रीफ्स है ये देखने को मिलती है, राइट। और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है इज प्रमोटिंग द आर्टिफिशियल रीफ अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राइट। सो ये भी रिजुविनेट करने के लिए कोस्टल फिशरीज को हम लोग आर्टिफिशियल रीफ भी डेवलप कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक कोरल रीफ कंजर्वेशन प्रोग्राम है कॉल्ड बायोरॉक, जिसके बारे में यूपीएससी ने पूछा भी था। तो कोई बता सकता है बायोरॉक क्या है? नहीं आइडिया? ये कुछ आर्टिफिशियल थे उस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कोरल्स को ही कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका डेवलप किया था, ठीक है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो गुजरात का जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था और गुजरात का आई थिंक शायद फॉरेस्ट बोर्ड था शायद, ठीक है, मतलब कोई गुजरात का एनवायरनमेंट से रिलेटेड बोर्ड था, इन दोनों ने मिलकर बायोरॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो बायोरॉक में वो क्या कर रहे थे, बेसिकली समुद्र में जाके एक स्टील फ्रेम डाल रहे थे, स्टील फ्रेम में फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है तो ये स्टील फ्रेम जो है चार्ज हो जाता है और पानी में जो डिजोल्व कैल्शियम आयन है ना, कैल्शियम 2+ आयन्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट होने से क्या होता है, धीरे धीरे कैल्शियम इसके अराउंड जमा होने लग जाएगा और कैल्शियम का एक डिपॉजिट बन गया, तो धीरे धीरे बाकी कोरल्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसके ऊपर अपने आप को डिपॉजिट कर लेंगे। इससे
कहीं ना कहीं जो कोरल्स है उसका रीजुनेशन करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो देखने को मिला था ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस वाज फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स, ये इसका आंसर था, 11th क्वेश्चन था और ये यूपीएससी ने 2022 में ये सवाल पूछा। ठीक है, तो इसलिए पता होना चाहिए और उसी साल करंट अफेयर्स में भी था ये, यही रीज़न था इसको पूछने का। अब आप बता सकते हो कोरल्स कितने टाइप की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स आर देयर? 3. Here, fringe atoll. करेक्ट। तो डिफरेंस क्या है इनके बीच में? फ्रिंज, बैरियर और अटॉल। तो बेसिकली फ्रिंज का मतलब है कि कोस्ट लाइन से टच होके, सपोज ये मेरी कोस्ट लाइन है, यहीं पे कोरल रीफ्स पैरेलली रन कर रही है। बैरियर का होता है, बैरियर मतलब ये मेरी कोस्ट लाइन है, बीच में एक इन्होंने लगून बना लिया और ऐसे ऐसे पैरेलल कोस्ट लाइन रन करी है, तो एक बैरियर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, दैट इज बैरियर। अटॉल में क्या होता है, अपने आप एक पूरा आइलैंड बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो अटॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आइडिया है इंडिया में अटॉल? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। करेक्ट करेक्ट। तो याद रखना लक्षद्वीप इस बार वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, रीज़न आपको पता ही है, तो इसलिए अटॉल याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में अटॉल मिलते हैं, तो वो बेसिकली पहले एक लगून ही बनाता है ये, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो उसके ऊपर भी आ जाता है और एक आइलैंड की तरह राइज कर जाता है, इसलिए कभी कभी अटॉल आइलैंड भी बोलते हैं। जैसे फीजी में, मार्शल आइलैंड में, यहाँ पे अटॉल आइलैंड्स, ये जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए अटॉल का मतलब क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू द कोरल रीफ्स। अब हम ये एक बॉडी जो था, बोले हाँ, ये लक्षद्वीप एंड मालदीव्स में कौन से डिग्री का चैनल जाता है? करेक्ट, 8 डिग्री। ओके। हाँ, 8 डिग्री चैनल, तो इसको याद रख सकते हैं। मालदीव्स में 8 लेटर्स आते, तो 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। और आगे चलते हैं अब इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव देखते हैं, जो ये बॉडी था जिसने एक्चुअली ये कोरल रीफ ब्रेक थ्रू प्रोग्राम चालू किया था। तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्लियर रखना इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीज। इनिशियली स्टार्ट हुआ था 1994 में बाय ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके, यूएस। एम यही था कि कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करे। बाद में इंडिया ने भी इसमें ज्वाइन कर लिया और टोटल अभी इसमें 101 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, बाकी इसमें कोई काम का चीज़ नहीं है, सही पता होना चाहिए। आगे चलते हैं रिलेटेड न्यूज़ में, देखो स्टैग हॉर्न कोरल। तो स्टैग हॉर्न एक हाईली एंडेंजर्ड स्टैग हॉर्न वेराइटी ऑफ कोरल है जो कि करेबियन में मिलता है और इसके बारे में खासियत ये है कि दे लिव इन डेंस ग्रुप कॉल्ड थिकेट्स इन शैलो वाटर्स। तो IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो याद रख लेना स्टैग हॉर्न कोरल कहाँ पे पड़ा है, ये हम लोगों ने करीबियन में पढ़ा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो लेक्स एंड वेटलैंड्स इन न्यूज़। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं। दल लेक जम्मू कश्मीर में है, राइट। फिर कंवर लेक है, कबरताल वेटलैंड से भी नाम से जाना जाता है बिहार में, तो कंफ्यूज मत होना, कबरताल और कंवर लेक एक ही है। फिर दीपोर बील है, जब भी आप ये बील वाला नाम देखोगे ना, ये ज़्यादातर आपको असम में ही देखने को मिलेगा। बस दीपोर बील याद रखना, असम में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ये सभी को पता है। चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, आपको पता है चिलिका लेक जो है ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर मतलब यहाँ से जो फ्रेश वाटर है और समुद्र का पानी है यहाँ पे आके मिलता है और इसलिए एक मीडियोकर रेंज में मिलता है, मतलब सैलिनिटी जो है, फॉर दैट रीजन इट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, फिर कोलेरू लेक है हमारे पास आंध्र प्रदेश में। पुलिकट है, पुलिकट इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ द आंध्रा एंड तमिलनाडु, इन दोनों की बाउंड्री पे लोकेटेड है ये पुलिकट लेक। और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे हमारा श्री हरिकोटा लोकेटेड है, ये जो हमारा लॉन्चिंग पैड है इसरो का, वो भी इसके एक बैरियर आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट वेम्बनाड लेक है, और कहाँ का है ये, केरला का है और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लंबा में याद रखना। फिर भोज वेटलैंड है, तो भोज वेटलैंड जो है MP में है, ठीक है, राजा भोज के नाम से याद रख लेना, ये पता होना चाहिए। अब थोड़ा न्यूज़ में क्यों था वो देख लेते हैं। तो पहला देखो चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पे एक बर्ड का स्पीशीज़ का सर्वे हुआ, वहाँ पे 88 बर्ड स्पीशीज़ मिले। ठीक है, बट वो काम का नहीं है। व्हाट यू शुड नो इज़
बाकी क्या इसकी फीचर्स हैं, जैसे ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, ये याद रखना है। तो कोई बता सकता है लगून कैसे बनता है, या व्हाट इज लगून, कैसे बनता है लगून? We, when water reaches the like border, वहाँ पे छोटा सा वो पुल जैसा बन जाता है। ऑक्सबो लेक जैसे सिमिलर फैशन में होता है शायद, राइट। रिवर से अलग होके, बट वो कोस्टल हाँ मतलब सेडिमेंट को साइड पे होता है। हाँ, वो सेडिमेंट बहुत सारे एक डिपॉजिट हो जाए तो अलग से बाउंड्री बन जाती है, जैसे केरला में। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली इसमें रिवर का ज़्यादा लेना देना नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये हमारा कोस्ट है, ठीक है, समुद्र जब वेव्स आती है ना, तो वो कई बार इरोजन भी करती है, लेकिन कई बार डिपोजिशन भी करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से पानी की वेव्स आई, तो धीरे धीरे क्या करती है, ये एक डिपॉजिट क्रिएट करने लगती है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। धीरे धीरे ये जो डिपॉजिट है ये बड़ा होता जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैरियर। फिर क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स जमने लगते हैं, तो ये बन जाता है हुक, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एक दिन सेडिमेंट जमा करके इसे क्लोज कर देते हैं, तो दिस बिकम्स एनक्लोज हो जाता है, ठीक है, पूरा एक लैंड मिट्टी से या प्लेन लैंड से ढक जाता है, कवर हो जाता है। वैसे में इसमें पानी तो समुद्री था, लेकिन अब ये मेन लैंड का पार्ट बन गया, बिकॉज यहाँ पे डिपोजिशन के कारण मिट्टी इकट्ठा हो गई है और ये एनक्लोज हो गया है, तो अब इसको बोलते हैं लगून, ठीक है। तो ये बार, बैरियर, स्पिट, ये सब पता होना चाहिए। तो इसे बार बोलते हैं, धीरे धीरे ये हुक बनता है, हुक से फिर ये पूरा एनक्लोज होकर लगून बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो लगून का मतलब आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि चिलिका लेक जो है वो इनक्लोज हो रहा है, जिसके कारण ये लगून बन गया। नेक्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस टू बी डेजिग्नेटेड अंडर रामसर कन्वेंशन इन 1981। इसके साथ साथ इसे एक और टाइटल या एक और इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन मिल गया था, बिकॉज क्योंकि इसका डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहा था, इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा था, तो इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी डाला था इन 2002, लेकिन अब उस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गया। इनफैक्ट ये एशिया का पहला ऐसा वेटलैंड था जो कि उस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर आया, ठीक है। तो ऑल द एफर्ट्स ऑफ द चिलिका वेटलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, उनके जो एफर्ट्स थे उनके कारण ये सक्सेस हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कालीजाई टेम्पल सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड इन द चिलिका लेक, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नालबाना बर्ड सेंचुरी भी है, इसके ये जो बैरियर है इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ईरावाड़ी डॉल्फिन भी मिलती है, तो आपको याद ही होगा ईरावाड़ी, हम लोगों ने स्टडी किया था डॉल्फिन के बारे में। तो ये ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन है, बाकी तो हम लोगों ने फ्रेश वाटर डॉल्फिन देखी थी, बट ये ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन है, मतलब ईरावाड़ी रिवर में भी मिलती है और उस म्यांमार से क्रॉस करके इंडिया का जो चिलिका लेक है वहाँ तक आ जाती है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर डेंस अमाउंट में पॉपुलेशन कहीं पे है तो इंडिया के चिलिका लेक में मिलती है ईरावाड़ी डॉल्फिन, ठीक है। IUCN स्टेटस याद रखना है, एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं पुलिकट लेक। देखो, तो पुलिकट लेक जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली आंध्रा और तमिलनाडु की बॉर्डर पे लोकेटेड है, और ये भी अगेन एक लगून ही है। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया आफ्टर द चिलिका लेक। इट इज़ ऑल्सो रामसर साइट, और यहाँ पे 3 रिवर्स इसको फीड करती हैं, विच आर अरानी, कलंगी एंड सुवर्णमुखी। ये 3 रिवर इसको फीड करती हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट जो सर्वे था उसमें यहाँ पे लेसर फ्लैमिंगोज पहली बार देखने को मिले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो लेसर फ्लैमिंगो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक रेयर माइग्रेटरी बर्ड है जो कि सब सहारन रीजन इन अफ्रीका से यहाँ पे इंडिया में ट्रेवल करती है, एंड IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। और पुलिकट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, दिस इज द बैरियर आइलैंड, जिसके ऊपर श्रीहरिकोटा लोकेटेड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, दल लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक्स इन इंडिया, और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ श्रीनगर्स ज्वेल, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके टूरिज्म के लिए और उसकी ब्यूटी के लिए। डल लेक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लड स्लिपेज फ्रॉम झेलम रिवर, ठीक है। तो याद रखना, झेलम रिवर के
पानी जो स्लिप हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लडिंग ऑफ द झेलम रिवर, उससे ये डल लेक बनता है। इसके अलावा डल लेक से एक ऑक्सबो लेक भी बनता है। कोई बता सकते हो उस ऑक्सबो लेक का नाम क्या होता है? वूलर। करेक्ट, वूलर। इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक, और एक ऑक्सबो लेक का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, और कौन सी नदी से बनता है? तो झेलम नदी से बनता है, ये पता होना चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स भी देखने को मिलते हैं, नोन एज राड इन कश्मीरी, एंड हाउस बोट्स यहाँ पे देखने को मिलती है जिन्हें हम शिकारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना शिकारा हाउस बोट्स हैं जो कि डल लेक में मिलती हैं। नेक्स्ट देखो, भोज वेटलैंड है, ये कहाँ पे है? एमपी के अंदर। और अभी जो वेटलैंड रूल्स है 2017 के अंडर यहाँ पे जो क्रूज बोट्स हैं और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन उसको एनजीटी ने बैन कर दिया था। तो लोकेशन भोपाल एमपी है और डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट इन 2002, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो वेम्बनाड लेक वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज पिंक ब्लूम जो था यहाँ पे देखने को मिला है। हम कमोबा पर कटा या पिंक ब्लूम भी बोलते हैं। तो दिस हैज़ बीन सीन एज अ न्यू थ्रेट टू द कोल फील्ड्स इन एडिशन टू वाटर हाइसिंथ एंड सेल्वीना मोलेस्टा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है जस्ट लाइक वाटर हाइसिंथ और सेल्वीना मोलेस्टा। राइट, सो इसके कारण ये न्यूज़ में था। दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक ऑफ केरला। सिर्फ केरला की बात हो रही है, एंड फेड बाय 10 रिवर्स। तो इसमें पंबा और अचन कोविल जो रिवर्स है काफ़ी फेमस है, और ये जो है को फीड करते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर और अदर डिफरेंट रिवर्स। इसके अलावा दिस वेटलैंड इज ऑफ स्पेशली ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर आता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड जब आती हैं एक रास्ता जो वो चूज़ करते हैं विच इज़ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो वो यहाँ पे वेम्बनाड लेक में रुकते हुए फिर आगे जाती है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज मिलती है विच इज़ कॉल्ड द स्पॉट बिल्ड पैलिकन। तो पैलिकन नाम से समझ जाना कि ये भी अगेन एक बड़ा बर्ड है विद अ लॉन्ग बीक। नेक्स्ट देखो, दीपोर बिल। तो असम गवर्नमेंट ने अभी एक एक्सप्रेस करा है अपना इंटरेस्ट कि हम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। तो यहाँ पे परमानेंट फ्रेश वाटर है एंड द लार्जेस्ट बील या लेक बोलते हैं। ठीक है, असमी में इसको। तो ब्रह्मपुत्रा का जो वैली है ऑफ द लोअर असम, उसमें ये सबसे लार्ज फ्रेश वाटर लेक है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट है विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं, वो अपने काम का नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, कंवर लेक या कबरताल वेटलैंड जो कि बिहार में था। तो ये भी अगेन एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है विच इज़ फेड बाय द रिवर्स ऑफ गंडक, बिया एंड कारे, और ये भी अगेन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर आता है। फिर आता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट इन 2020। तो अभी रिसेंटली ही बना था रामसर साइट और इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज अभी ये थोड़ा ड्राई हो रहा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, कोलेरू लेक। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक क्या होता है ये बताओ, ज्योग्राफी से कनेक्ट करो। रिवर मेंडरिंग करती। ओल्ड स्टेज बनाने से, हाँ करेक्ट करेक्ट बोलो। ठीक है, तो डिपोजिशन से बनता है, इरोजन से बनता है ऑक्सबो लेक? डिपोजिशन से बनता है शायद। तो बेसिकली क्या होता है, अपने अपने जो बैंक्स होते हैं उसको यहाँ पे डिपोजिशन करने लग जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, नदी ऐसे फ्लो करने लग जाएगी और ये वाला पार्ट जो है ऐसे अलग रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स बन गए थे ड्यू टू डिपोजिशन। तो इसलिए जो रिवर की जो मेच्योर स्टेज होती है जहाँ पे उसमें स्पीड कम हो जाती है तो फिर वो मियंडर करने लगती है। ठीक है, और जब मियंडर करने लगती है तो फिर अपने डिपॉजिट्स को कैरी नहीं कर पाती और उसको डिपॉजिट्स करना चालू कर देती है, और जिससे ऑक्सबो लेक बन जाता है, बताना चाहिए। और आगे चलते हैं, कोलेरू लेक देखो। ऊपर ऊपर एक कुट्टनाड फार्मिंग सिस्टम थी ना बिलो सी लेवल, ओडिशा में। नहीं उड़ीसा में केरला, नहीं है, सॉरी केरला केरला में। हाँ, तो ये ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAH करके है। ये FAO रिलीज करता है लिस्ट।
तो ये 2017 में पीवाई को था शायद इस पे। तो 3 है इंडिया से, एक कुट्टनाड है, बाकी के 2 बता सकते हैं कोई? तो एक पंप और सैफ्रॉन हेरिटेज करके J&K में, जम्मू कश्मीर, और कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ओडिशा, ये 3 हैं। ठीक है, में आगे भी ये चलते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे था ना, तो ये कितने हैं मेजर फ्लाईवे 8 वर्ल्ड है। में? हाँ, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे लॉन्गेस्ट रूट है, ट्रू या फॉल्स, उन 8 में? इट इज स्मॉलेस्ट। फॉल्स। हाँ, राइट, इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ऑफ 8 फ्लाई। ऑलराइट, सो ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। या क्यों लिखा है इसने? वन ऑफ द लार्जेस्ट ही है ना, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट तो वलर ही है। ठीक है। कनेक्टेड टू कृष्णा एंड गोदावरी सिस्टम्स, फेड बाय गुडामेरू एंड तमिलेरू रिवर्स। ये पता होना चाहिए। रामसर साइट भी है, और इससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है। ठीक है, बस ये याद रख लेना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया भी है। यहाँ पे ग्रे पेलिकन एक स्पीशीज़ मिलती है, विच इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशीज़। मतलब अगर ये जो लेक है साफ़ होगा तभी ये स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं सुंदरबंस के ऊपर, वेस्ट बंगाल में। तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश बिलीव दैट climate change trigger loss damage in Sundarban should be seen as a global commons। अगेन वही कि 2 कंट्रीज़ के बीच में आता है, और उससे जो लॉस हो रहा है, और इसका जो बेनिफिट है ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं वेटलैंड से पानी भी प्योरीफाई होता है, और नेचर बेस्ड सोल्यूशन भी एक तरीके का एक ग्लोबल कॉमन कंसीडर किया जाए। तो यू शुड नो कि दिस इज़ अ क्लस्टर ऑफ लो लाइंग आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, स्प्रेड अक्रॉस इंडिया 40%, बांग्लादेश में 60%। ठीक है, तो ज़्यादा एरिया जो है सुंदरबंस का बांग्लादेश में पड़ता है। लाइज ऑन द डेल्टाज ऑफ 3 रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। ये पता होना चाहिए। मतलब मेघना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओनली। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, अ कल्चरल यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड अ रामसर साइट ऑल्सो। और इसके अलावा यहाँ पे फौना की बात करें तो एस्ट्यूरियन क्रोकोडाइल मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है, ऑलिव रिडले टर्टल मिलते हैं। राइट, तो फॉर दैट रीज़न ये सुंदरबंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम वैसे बात करें कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन से स्टेट में, टॉप 3 स्टेट्स का नाम बता सकते हो? पहला तो गुजरात है। गुजरात, ये वर्ती पूछे, गुजरात एंड होगा ना? गुजरात, लार्जेस्ट वेस्ट तो गुजरात। बंगाल, आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है। थर्ड पे कोई गेस करो। ओडिशा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। करेक्ट, अंडमान एंड निकोबार है। क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी आपसे पूछ लेगा भैया अरेंज करो इन्हें ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है यार, कभी कभी रैंकिंग इस टाइप से पूछ लेता है। क्या होना चाहिए? ये गुजरात, बंगाल, फिर अंडमान। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु। स्टेट बोल रहे हो आप? हाँ, स्टेट में तो बोल ही दिया, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु, पता होना चाहिए ये भी चीज़। कौन से कंट्री में ज़्यादा है? थिंक इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा है शायद। यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद मेक्सिको। ये नंबर ऑफ रामसर साइट ज़्यादा है वहाँ पे, बट एरिया वाइज, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन से कंट्री में?
कौन सा? नहीं, बोलीविया। ओके। और हाँ, वो चीज़ करेक्ट कर लेना। आई थिंक वो फ्लो में ना गुजरात निकल गया था। गुजरात इज़ नॉट द फर्स्ट। फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकंड गुजरात और थर्ड अंडमान निकोबार है। ठीक है, उसके बाद आंध्रा और उसके बाद महाराष्ट्र है। तो याद रख लेना, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, गुजरात सेकंड है, थर्ड है अंडमान निकोबार। ठीक है, ऑलराइट। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है मैंग्रोव्स का साइज इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, हमारे लिए एक अच्छी बात है जो अपने को पता भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। पहला है ऑपरेशन कच्छप। तो कच्छप मतलब कछुआ होता है हिंदी में, तो ये कछुआ से रिलेटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, उन्होंने अभी सेव किया है 955 लाइव बेबी गैंजेटिक टर्टल्स फ्रॉम इलीगल ट्रेड। तो ऑपरेशन कच्छप है। India is one of the world's hotspot for turtle diversity, representing 29 species of tortoises and freshwater turtles. तो freshwater turtles मतलब ऐसे turtles जो कि रिवराइन हैबिटेट में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये DRI है, ये एपेक्स एजेंसी है इंडियन कस्टम्स का, जो कि एंटी स्मगलिंग एक्टिविटी है उनको देखती है। इसी तरह और एक इंडियन कोस्ट गार्ड का भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन ओलिविया करके। ठीक है, तो ये ओलिविया नाम ही है, तो ये ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टोबायोसिस। तो साइंटिस्ट हैव ब्रॉट माइक्रोस्कोपिक वर्म्स बैक टू लाइफ आफ्टर दे वर फ्रोजन इन द साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट फॉर 46,000 years by entering into state called cryptobiosis. तो परमाफ्रॉस्ट हमें पता है such grounds that remain frozen at 0 degree or lower temperature for at least 2 consecutive years. ठीक है, हाँ, टर्टल्स एम्फीबियंस होते हैं, ये सर ने लिख दिया है। तो ये परमाफ्रॉस्ट हम लोगों को पता है। ये क्रिप्टोबायोसिस क्या है? तो ये स्टेट है ऑर्गेनिज्म का जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो विजिबल नहीं होती है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमें पता है कि केमिकल प्रोसेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए नेसेसरी है। तो ऐसे केमिकल प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, रिपेयर। तो ये जितने केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं, तो दीज आर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म उसे डोरमेंट कर देती है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके। तो दिस स्टेट इज नोन एज क्रिप्टोबायोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है facultative parthenogenesis. Scientists have documented the first known instances of facultative parthenogenesis, which is also referred as virgin birth by a crocodile. तो हम दो टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि प्लांट्स में होता है और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में होता है। थ्रू दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि प्रोपगेशन हो गया या फिर स्पोर फॉर्मेशन हो गया या वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। इनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है। इसमें दो गैमीट्स होते हैं जिसमें एग सेल फ्रॉम फीमेल और मेल से स्पर्म सेल, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन आगे एम्ब्रियो में डेवलप होती है और एम्ब्रियो आगे फुली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस क्या है? तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केपेबल हैं उनमें ही होता है। तो facultative parthenogenesis is the ability of sexually reproducing species to sometimes produce offspring asexually
विदाउट जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल। तो इसमें मेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जो कि हम जो कन्वेंशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें देखते हैं। तो इसमें फीमेल का जो एग सेल है वो ही डेवलप होता है इनटू अ बेबी विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय अ मेल स्पर्म सेल। जो एग सेल है वो प्रीकर्सर सेल की तरह काम करेगा, जो कि डिवाइड होगा इनटू 4 सेल्स, और उसमें से एक सेल एज अ स्पर्म सेल एक्ट करेगी और वो ही फ्यूज करेगी एग को टू बिकम फर्टिलाइज्ड। तो इस तरह से मेल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल नहीं होता है ऐसे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो जनरली ऐसे सीवियर कंडीशन में हो, या फिर जिनमें फीमेल इज नॉट एबल टू फाइंड अ सूटेबल मेट। तो इस कंडीशंस में जनरली पार्थिनोजेनेसिस होता है। FP has also been documented in other species of fish, birds, lizards and snakes. और vertebrate, invertebrate animal में ये commonly पाया जाता है, लेकिन vertebrate animals में ये rare है। इसलिए crocodile में जो मिला है वो important है। बाकी fish भी vertebrate animals में आते हैं, लेकिन उसमें होता है, किसी किसी fish में होते हैं। तो this is important। ठीक है, ये समझ आ गया है ना? ये क्लियर है क्या? यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डीएनए। एक स्पीशीज है डी विंटन्स गोल्डन मोल। मोल मतलब हिंदी में छछूंदर कहते हैं। तो उसका ही एक स्पीशीज है जो कि एंडेमिक टू साउथ अफ्रीका है, जिसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये मिला है साइंटिस्ट को आफ्टर 87 इयर्स विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल डीएनए टेक्निक। तो ये स्पीशीज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टेक्निक इम्पोर्टेंट है। तो इन्वायरमेंटल डीएनए क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इंटरैक्शन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के डीएनए इन्वायरमेंट में रह जाते हैं। जो अगर हमारे आसपास वो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना भी रहे, तो हम उस डीएनए को इन्वायरमेंट से ले सकते हैं। तो इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करके जो हम कंपेयर कर रहे हैं और मैच कर रहे हैं विद रेफरेंस डीएनए, उसी को हम इन्वायरमेंटल डीएनए कह रहे हैं। तो दिस इज द टेक्निक, और इसका हमें पता है कि इन्वायरमेंटल डीएनए हम समझ सकते हैं कि इसका यूज हम बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसको रिकवर करने में भी यूज कर सकते हैं। तो ये है इन्वायरमेंटल डीएनए। ठीक है, तो ईडीएनए इज न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दैट इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरनमेंट। ये और जो हमने डी विंटन्स गोल्डन मोल देखा, ये इसका एक फीचर है, स्पेशल फीचर, कि these moles are completely blind and dwells entirely underground। तो साउथ अफ्रीका में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि वहाँ डायमंड और फिर माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से वो उनको डेंजर है। यस, ये तो दिस इज अबाउट इन्वायरमेंटल डीएनए। नेक्स्ट है ट्रॉपिकलाइजेशन। 2023 में क्वेश्चन में आया था ना, इसी के अलाइन था वो, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? क्या होता है हाँ वैसे? सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पे 2023 में क्वेश्चन था, तो क्या होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? तो उसका आंसर था कि जो एनिमल स्पीसीज है उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है उसका स्टडी करना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकलाइजेशन। तो a study indicates that rising sea temperatures due to climate change are causing tropical marine species to move from equator towards pole and retraction of temperate species। तो ट्रॉपिकलाइजेशन एक मरीन फेनोमेना है जिसमें जो ट्रॉपिकल स्पीशीज है वो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या राइज इन सी टेम्परेचर वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं, क्योंकि
जो टेम्परेट रीजन है वहाँ का ओशन वार्म हो रहा है। तो ये इस फेनोमेना की वजह से जो टेम्परेट स्पीशीज हैं उनका हैबिटेशन रेंज है वो श्रिंक कर रहा है और ट्रॉपिकल स्पीशीज का जो रेंज है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो दिस इज द फेनोमेना ट्रॉपिकलाइजेशन। और क्योंकि ये जो फेनोमेना है ये मेडिटेरेनियन सी में ज्यादा देखने को मिली है, इसलिए मेडिटेरेनियन सी को ट्रॉपिकलाइजेशन हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह टर्म है बोरियलाइजेशन। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेट स्पीशीज इनटू आर्कटिक पोलर रीजन्स। तो जिस तरह ट्रॉपिकलाइजेशन में हमने देखा कि ट्रॉपिकल स्पीशीज है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वो टेम्परेट और पोलर रीजन की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह बोरियलाइजेशन में टेम्परेट स्पीशीज है वो आर्कटिक पोलर रीजन्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये फिनोमिना है। नेक्स्ट है इनकॉइज। तो रिसेंटली इनकॉइज मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो इनकॉइज ने अभी 2 डीप सी ग्लाइडर्स डिप्लॉय किए हैं बे ऑफ बंगाल में फॉर द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसमें वो लोग स्टडी करेंगे कि सैलिनिटी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी बढ़ रही है। ये तो जेनेसिस क्या है इनकॉइज का, तो 1999 में एज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इट इज अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO। ESSO है ये एग्जीक्यूटिव आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, और जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है ESSO। ठीक, मिशन हमने देख लिया, टू प्रोवाइड ओशन डेटा इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर फंक्शंस में तो ये एस्टैब्लिश करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सुनामी एंड स्टॉर्म सर्जेस एंड टू प्रोमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग सैटेलाइट ओशियोनोग्राफी। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। तो ये एक नेशनल डेटाबेस होगा फॉर ऑल वाटर बॉडीज, और it is launched in convergence with 6 minor irrigation census under centrally sponsored scheme irrigation census। जितने डेटाज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए कि रूरल एरियाज में वाटर बॉडीज ज्यादा है, ऑलमोस्ट 97%, और 2.9% ही अर्बन एरियाज में है। स्टेट विद मोस्ट वाटर बॉडीज वेस्ट बंगाल है, और विद लीस्ट वाटर बॉडीज सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट है मिष्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। तो ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो ये लॉन्च हुआ है, ये बजट के टाइम ही अनाउंस किया गया था, लेकिन लॉन्च किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है उस दिन। तो इसका टाइम पीरियड है 5 साल का, 2023 में लॉन्च किया है तो 28 तक चलेगा ये। एम है रेस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट by undertaking mangrove reforestation measures along India's coast, और जितने भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है फॉर प्रिवेंशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट रिलेटेड टू मैंग्रोव्स, इनको अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक, फाइनेंशियल आउटले 1000 करोड़ का है, और बताया 2023 में लॉन्च किया गया है, 5 साल के लिए है। फंडिंग पैटर्न है 80-20, जो हम नॉर्मल केस में हम 60-40 का देखते हैं। तो यहाँ क्योंकि मैंग्रोव स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए है तो 80-20, और कोस्टल एरियाज के लिए है तो ये रखा गया है पैटर्न। मैंग्रोव के लिए एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी है जो कि कोप 27 जो शर्म अल शेख इजिप्ट वाले कॉप में लॉन्च किया गया था, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जो एक यूएई और इंडोनेशिया लेड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है मैंग्रोव के लिए। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो ये याद रखना, इसमें इंडिया पार्टनर है। नेक्स्ट रिवॉर्ड प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए।
इससे ज्यादा तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? पंचायत। रूरल डेवलपमेंट। यस, करेक्ट सर, रूरल डेवलपमेंट। Next topic is Wildlife Institute of India. Genesis इसका, it has been established in 1982. It's an autonomous natural resource service institution under MOFCC. So function क्या है इसका? Conducts wildlife research in the area of biodiversity, endangered species, etc. President of WII Society क्या है? Sorry, कौन है? Minister in charge of MOFCC. So then it is located in Dehradun. There's a report that is being released by WII, that is State of India's Birds 2023 report. This is released jointly with Zoological Survey of India. This does a periodic assessment of the distribution range, trends in abundance, and conservation status of India's bird species. Key highlights क्या है इस report का? Bird species richness has reduced. Long distance migrants have declined the most by over 50%. So before that, can I ask few questions about species richness? What is the difference between species richness, species evenness, and species diversity? कोई बता सकता है क्या ये difference? Richness, evenness, and diversity. तीनों में difference क्या है? रिचनेस का मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीशीज लोकेटेड इन अ रीजन। इवननेस मतलब कि वो जो स्पीशीज है कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट ए है और एक फॉरेस्ट बी है, इसमें लेट्स से 2 टाइगर हैं, 2 डियर हैं, ठीक है, और 2 लेट्स से रैट हैं। राइट, सो स्पीशीज सारे बराबरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पे लेट्स से 1 टाइगर है, 5 डियर है और लेट्स से 2 रैट हैं। तो वी कैन से कि ये वाला जो ये फॉरेस्ट है इसमें स्पीशीज जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन सबका नंबर ऑलमोस्ट रिलेटिव है। तो ये स्पीशीज इवननेस है। और तीसरा आपने डाइवर्सिटी पूछा, मतलब एक एरिया में, गिवन एरिया में कितने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज रह रहे हैं। Right. So ये species richness में it's the same thing that how many different species are there in one ecosystem. Diversity is the difference like दो ecosystems के बीच में है ये comparison. The diversity, species diversity. ठीक है? ये species richness is within one ecosystem. ठीक है? So that's the difference. ठीक है? Next पे चलते हैं. Long distance migrants have declined most by over 50%. Shorebirds that breed in the Arctic have been particularly affected. There's a decline of 80%. And several bird species such as Indian peafowl, rock pigeon, Asian quail, house crow are showing an increasing trend. ठीक है, तो increasing trend की इतना important नहीं है. Key birds and their habitats. तो endangered क्या क्या है? Indian skimmer, इसमें around Indian skimmer is around चंबल, गंगा, महानदी, यमुना एंड सोन. तो देखना ये इंडियन स्किमर का एरियाज है, चंबल, गंगा, महानदी, यमुना एंड सोन. एंड देयर इज ब्लैक बेली टर्न अराउंड चंबल, सेम चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी एंड यमुना. So these are endangered birds. And there is critically endangered bird Bengal florican, ये हम बहुत बार पढ़े हैं. Restricted to the Himalayan Tarai and grasslands of northeastern India, that is UP, Assam and Arunachal Pradesh. So important है. Bengal florican मतलब सुनते ही हम शायद वेस्ट बंगाल सोच सकते हैं. That's not true. हाँ, so this belongs to bustard family. So and it is found in UP, Assam and Arunachal Pradesh. Then there is Bear's pochard, wetlands of this is found in wetlands of Manipur and Assam. ठीक है. Anything to be added here, or shall I move to the next one? ठीक है, moving on. Then Zoological Survey of India. So this is established in 1916. Origin था Zoological Section of Indian Museum at Calcutta in 1875. ठीक है.
1875 में इसका origin हुआ and it has been formally established in 1916. Mandate इसका undertakes exploring, naming, describing, classifying and documenting animals from all over India. इसका headquarters is in Kolkata and declared as a designated repository for the National Zoological Collection as per the National Biodiversity Act 2002. ठीक है. Next, recent reports released by ZSI is एक तो फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस रिलीज किया है ZSI ने एंड द लिस्ट बाय MOFCC ऑल इसमें वैसे 664 एनिमल स्पीशीज एंड 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा have been added and list by MOFCC contains new records species found in India for the first time. ठीक है. Then faunal discoveries are compiled by ZSI and floral by Botanical Survey of India. तो ये obvious है. Then maximum discoveries केरला में हुआ है and key fauna क्या क्या है ये देख लेते हैं. So मेघालय में they have found Minioterus philipsi. ये long fingered bat है. ठीक है. Then Gliscropus मेघालयनस दैट इज बैम्बू ड्वेलिंग बैट. तो दोनों ही बैट स्पीशीज है. देन अरुणाचल में सेला मकाक नेम्ड आफ्टर सेला पास. ओके, सो ये दिस इज अ मकाक स्पीशीज एंड ये व्हाइट चीक मकाक आई थिंक yesterday or day before yesterday we were reading about it. Okay, say yeah, that is important. Macaque was named after Sela Pass and this white cheeked macaque, this is found in Modog, Tibet. So this is cited in India for the first time. So ये दोनों भी first time they have been cited in India. Then there is Narcondam Island of Andaman. इसमें we found a yellow rumped flycatcher. ठीक है. इसका दूसरा नाम Physedula xanthopygia. इतना important है नहीं है ये साइंटिफिक नाम, ये याद रख लेना. येलो रम्ड फ्लाई कैचर. ये दिस इज नोन फ्रॉम मंगोलिया, चाइना, कोरिया एंड जापान एंड नाउ रिसेंटली इट्स फाउंड इन इंडिया. अभी की फ्लोरा देख लेते हैं. कैलेंथी लेमेलोस. दिस इज फाउंड इन इंडिया इन जापफू माउंटेन रेंज इन कोहिमा, नागालैंड. ठीक है. देन देर इज नंदा देवी पुसालकर. ये उत्तराखंड हिमालयस फुटहिल्स में पाया गया है. एंड देर इज नीलगिरिया पुसलकर तो वो नाम है on the person probably who has found it. And endemic to southern western Ghats and distributed in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ठीक है. So these are the plants. ठीक है. Next चलते हैं. 75 endemic birds have been found. So findings are part of ZSI's publication of 75 endemic birds of India. And it provides details of biogeographic regions where the species are found, their conservation status, distinguishing traits, preferred habits. Endemic species of plants and animals are found exclusively in a particular area. ठीक है. Other key findings क्या है इसके? India is home to 12.4% of global bird diversity. 12.4% of bird diversity. And अभी इसमें 3 endemic species were not recorded in last few decades. कौन कौन से हैं? मणिपुर बुश क्वेल, हिमालयन क्वेल एंड जर्डन्स कर्सर. ये मणिपुर बुश क्वेल ना तो नाम में ही है, बुश फायर्स के वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया है. एक्सटिंक्ट नहीं हुआ मतलब दे वर नॉट साइटेड. एंड देयर इज दिस हिमालयन क्वेल, राइट. ये जर्डन्स कर्सर भी एक्चुअली देयर वाज अ प्रोजेक्ट तेलुगु गंगा करके जहाँ पे कृष्णा वाटर हैज बीन डाइवर्टेड टू प्रोवाइड वाटर फॉर चेन्नई. ये आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर में है. सो बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन दिस जर्डन्स कर्सर हैज नॉट बीन साइटेड फॉर मेनी इयर्स नाउ. ठीक है. दिस इज अ बर्ड. नेक्स्ट पे चलते हैं. 3 स्पीशीज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN. सेम 2 स्पीशीज हमने अभी देखा है जो लास्ट फ्यू डिकेड्स में स्पॉट नहीं किया गया. दैट इज हिमालयन क्वेल एंड जर्डन्स कर्सर. एंड तीसरा है बुगुन लियोसिचला. दिस इज एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश. हाँ सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज सिंगचुंग? सिंगचुंग एक नाम है जो इसे कंजर्व कर रही है. तो उन्होंने ना हम लोगों ने पढ़ा था ना कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, कम्युनिटी करेक्ट. ये सिंगचुंग कम्युनिटी रिजर्व बनाया अरुणाचल प्रदेश में. अभी रिसेंटली भी न्यूज़ आया, इन्होंने जो ट्राइबल्स है ना ये सिंगचुंग कम्युनिटी के, उन्होंने और लैंड डोनेट करी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस बर्ड कॉल्ड बुगुन लियोचिक्ला जो भी. राइट. याद रखना अभी करंट. राइट.
मोस्ट डेफिनेटली इस पर तो पूछेगा ही ये वो। राइट। सो देखना गाइस, ये तीनों स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। सिंगचुंग इज द community that is trying to preserve this Bugun Leosichla. ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये एंडेमिक स्पीशीज है वेस्टर्न घाट्स के, दैट इज मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, मलाबार पैराकीट, अशंभू, लाफिंग थ्रश एंड व्हाइट बेलीड शोला किली। व्हाइट बेलीड, तो ये ऐसे मलाबार तो आपको पता है वेस्टर्न घाट्स में है तो एंडेमिक पता ही होगा। ये अशंभू थोड़ा साउथ इंडियन नाम लग रहा है, ऐसे याद रख लेना। एंड शोला किली, तो शोला फॉरेस्ट याद रख लेना। So all these are endemic to the Western Ghats. ठीक है। Next, several species are endemic to Andaman and Nicobar. तो इसमें निकोबार मेगापोड, निकोबार serpent eagle, अंडमान क्रेक एंड अंडमान बान आउल। तो ये सारे अंडमान निकोबार के एंडेमिक स्पीशीज हैं। ठीक है। एनीथिंग टू बी एडेड हियर? ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सो ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग नियरली in nearly 100 countries, and their aim is to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife and places in which they live. Established in 1961, ये WWF at IUCN headquarters in Morges, Switzerland. So this has been renamed as WWF for Nature in 1985. WWF India is established as a charitable trust in 1969. ठीक है। इंडिया में it has been established in 1969. इसका headquarters है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। Organizes worldwide movement, अर्थ आवर हमको पता है ये 2007 में स्टार्ट हुआ as lights off movement in Sydney, observed every year in March between countries local time. ठीक है। रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय WWF क्या क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, यूजर्स लिविंग प्लैनेट इंडेक्स LPI। ये क्या है? LPI measures state of world's biological diversity based on population trends of vertebrate species from terrestrial, freshwater and marine habitats, adopted by Convention on Biodiversity as an indicator of progress towards its 2011-20 targets, and can play an important role in monitoring progress towards the 2020 goals. Highest cost of cheap water report भी ये release करता है। I think that's it. That was my part. Anything to be added here?